यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने जो सब टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक था वो था परंपराओं के साथ आधुनिकता भारत में ये दिखाई देती है, और दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, उसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग देखेंगे कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग। ये हमारा मेन टॉपिक है। सब टॉपिक की बात करें जिसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा कास्ट, जाति के बारे में। ठीक है ना, तो ये भी इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि कास्ट हमारे इंडियन सोसाइटी की एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कास्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगी भारतीय समाज में, लेकिन आज तक हम लोगों ने इसके बारे में जो भी डिस्कस आप लोगों ने सुना होगा या जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वो कुछ ऐसी बातें पढ़ी होगी जो आपको काफ़ी जनरल सुनने को मिली होंगी, है ना। जैसे आप लोग जाति के बारे में जानते तो हैं, लेकिन जब जाति के बारे में लिखने की बात आती है, जाति के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग के लेवल की बात आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक नॉलेज होना चाहिए, एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो हमें जाति को एक ईजी वे में और एक बेहतर तरीके से हमें समझ में आ सके। ठीक है ना, क्योंकि जाति से हर कोई संबंधित है। ऐसा कोई भी नहीं इंडिया में मिलेगा आपको जो जाति के रूल्स या रिचुअल्स या उनकी परंपराएं जो है उसको फॉलो ना करता हो। हर व्यक्ति किसी न किसी जाति के साथ आपको रिलेट में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भाई जाति क्या है। सेकंड, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जाति की उत्पत्ति। इसमें तीसरे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में जाति की भूमिका। मेन तो हमारा यही है, जब हम लोग सोसाइटी पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सोशल स्ट्रक्चर में कास्ट की क्या वैल्यू है। आज तक अगर कास्ट है और आज तक अगर कास्ट इतनी रेलिवेंट है जो निरंतर चलती आ रही है, तो कोई ना कोई तो इसका रीजन होगा। ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है कि जो सदियों तक चलती रहे। भाई सती प्रथा एक टाइम तक चलती थी, लेकिन जब उसको ये लगा कि ये अब समाज के लिए डीमेरिट्स है या समाज के लिए ये दुष्प्रकार्य कर रही है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कास्ट के साथ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। कास्ट पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आप इसको मान के चलिए कि हाँ ये सच है कि इंडिया से अगर हम लोग कहें कि कास्ट को पूरी तरह से कास्टलेस सोसाइटी हो जाएगी इंडिया, तो ऐसा संभव नहीं है। ये अनइमेजिनेबल थिंग है जिसको हम लोग सोचें कि कास्ट नहीं रहेगी भारत में। ठीक है ना, तो देखिए कास्ट को रिमूव करने के लिए प्रयास किए गए। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भाई जातिगत किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जाति को तो स्वीकार नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद आप लोग देखिए आज भी जाति के अंदर ही विवाह होते हैं। मोस्टली जाति के आधार पर आपको आरक्षण भी मिला हुआ है, तो जाति कैसे खत्म हो जाएगी। राजनीति में आप लोग देखिए जाति का कितना यूज होता है। फिर उसके बाद अंबेडकर जी ने भी प्रयास किया कि पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी कास्ट की जो निरंतरता है और इसकी जो कंटिन्यूटी है वो लगातार बनी हुई है। और मैं तो कहूँगा कि ये और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो गई है आज के टाइम में, जब लोगों को अपनी पहचान खोने का डर है। तो उस टाइम में तो ये जो कास्ट की जो पहचान है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जाति क्या है और जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्ट,
सबसे पहले कास्ट। कास्ट की अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाए, टिप्पणी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे में पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए कि कुछ शब्द होने चाहिए आपके पास जो आप लोग लिख सको कि भाई कास्ट है क्या। ठीक है ना। तो सिंपल लिखिए आप, कास्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। कास्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जाति भारतीय संस्कृति का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि भारतीय संस्कृति में ही कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने आगे चलकर जाति को उत्पन्न किया, जाति के प्रभावों को पैदा किया और जाति की रेलिवेंस को पैदा किया। तो इसका मतलब हमें भारतीय संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे वो कौन से एलिमेंट है जो रह रहकर जाति व्यवस्था को ना केवल जीवित रखे हुए हैं बल्कि उसको साथ साथ मजबूत भी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये आप अपने आसपास देखिए, क्या जाति खत्म हो गई है? जब लोग कहते थे 19वीं और 20वीं शताब्दी में, जब लोग ये कहते थे कि भाई जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, लोगों के अंदर तार्किकीकरण आएगा, रैशनलाइजेशन होगा उनका, तो वैसे वैसे कास्ट को लेकर भी लोगों के बीच में जो एक प्रकार की जो जड़ता है या एक प्रकार की जो रिजिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा देखने को तो नहीं मिलता। इसका मतलब कि हमारी सोसाइटी में ही कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ हमारे कल्चर में ही कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आज भी कास्ट को रेलिवेंट बनाए हुए हैं, कास्ट को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कास्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। अब जब अंग्रेज भारत में आए तो उन लोगों ने भारतीय समाज में विभाजन को देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया भारतीय समाज को। एक तरफ उनको ब्राह्मण देखने को मिलते हैं जिनको सोसाइटी में इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है कि लोग उनकी पैर की धूल को भी माथे पर लगाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर क्षत्रिय टाइप के भी लोग हैं जो मरने मारने को हमेशा तैयार रहते हैं। तीसरी टाइप में उन्होंने देखा कि भाई एक ऐसे भी लोग हैं जो व्यापार को संभाले हुए हैं, पूरी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्हीं के चारों तरफ घूमती है। और चौथी टाइप में उन्होंने देखा कि भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको शूद्र कहा गया है और उनको समाज में ना तो उनकी कोई ज़्यादा हैसियत है और उनका जो मेन काम है वो इन तीन जो ऊपर के आपके वर्ग है उनकी सेवा करने का काम उनको सौंपा गया है। लेकिन उनको साथ में ही एक पांचवा वर्ग भी दिखता है जिसको अछूत कहते हैं, जिसको अछूत कहते हैं या जिसको अवर्ण बोलते हैं। ठीक है ना? अछूत वो इन चारों वर्णों से अलग है। वो मतलब ना तो उसको गांव में एंट्री दी जाती है, ना ही उनको कोई किसी भी प्रकार का संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, ना ही उनको कोई रिचुअल अपनी पूजा करने का अधिकार दिया जाता है, ना ही उनको कोई मंदिरों में एंट्री वगैरह दी जाती। तो उनको पूरी की पूरी तरीके से उनको मानव की संज्ञा दी ही नहीं जाती है। एक ये भी टाइप था। तो जब अंग्रेजों के द्वारा जब स्टार्टिंग में ये चीजें समझने का उन्होंने प्रयास किया तो उसके पीछे उनका बेसिक जो रीजन था वो था उनकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। वो उत्सुकता पूर्वक ये जानना चाहते थे कि भारतीय सोसाइटी, भारतीय समाज किस तरह से डेवलप हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। भाई कोई भी आप व्यक्ति हो, अगर आप किसी नई जगह पे जाओगे तो वहां पर जो भी लोग अपने रिचुअल करते हैं, रीति रिवाज करते हैं, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि भाई मैं जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग कैसे करते हैं। तो अंग्रेजों के मन में भी कुछ ऐसा ही पैदा हुआ। लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया तो उन्होंने ये समझ लिया कि अगर भारत में हमें अपना जो राजनीतिक वर्चस्व है, जो अपना डोमिनेंस है, वो बनाए रखना, तो हमें इसकी जाति व्यवस्था को अच्छी बेहतर तरीके से समझना होगा। हमें समझना होगा कि ब्राह्मण को आप ज़्यादा अगर दबाओगे या कंप्रेस करोगे, उनके ऊपर कोई प्रभाव डालोगे नेगेटिव, तो फिर वो रेटेलिएट करेगा सोसाइटी। ना केवल ब्राह्मण उसका विरोध करेंगे बल्कि जो तीनों वर्ग हैं वो भी उसका विरोध करेंगे। इसका मतलब उन्होंने ये लगा कि भी ब्राह्मणों को सम्मान देना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने क्षत्रियों को लेकर ये पॉलिसी बनाई कि भाई इनको अपने साथ रखना जरूरी है, क्योंकि कल को कोई आक्रमण होता है तो ये हमारे साथ रहेंगे। बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको लगा कि वैश्य जो वर्ग है उसको भी साथ रखना चाहिए। और चौथे वर्ग को भी उनको ये पता चला कि भाई
इनको अगर हम लोग ज़्यादा राइट देंगे तो ये ऊपर के जो तीनों वर्ग है ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इनके साथ ज़्यादा कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। इनका जो काम सोसाइटी ने पहले से ही फिक्स कर रखा है उसी को करने दो, हम इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपने प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, भारत में अपने शासन को बेहतर तरीके से सुदृढ़ करने के लिए जाति व्यवस्था के अध्ययन के ऊपर ध्यान दिया गया। लेकिन जब जाति व्यवस्था के अध्ययन की बात आती है, उसकी उत्पत्ति की बात आती है, तो ऐसा कोई हमारे पास ठोस सबूत तो है नहीं कि जिसको लेकर हम लोग आधार मानकर ये बता सके कि भाई उस टाइम पर, उस काल पीरियड में, उस शताब्दी में, उस डेट को जाति की उत्पत्ति हुई, या पहले जाति नहीं थी या थी। तो इसलिए कुछ अलग अलग थ्योरीज निकल कर आई, कुछ सिद्धांत निकल कर आए। तो उन्हीं सिद्धांतों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाई जाति की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या सिद्धांत समाज में है, ठीक है। चलिए, तो एडिंग बनाइए, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। सबसे पहले अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें तो वो सिद्धांत आपका परंपरागत सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी के अनुसार जो कहा जाता है कि इसकी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सबसे पहले जो सोर्स है वो आपको दिखाई देता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले ये मेंशन है कि एक देवता है, उसमें ये कहा गया कि ईश्वर ने अपने आप को डिस्ट्रॉय करके ये अलग अलग जातियों का निर्माण किया है। जैसे पहले एक ईश्वर था जिसको नाम दिया गया मूल बलि। मूल बलि जब उसने खुद को डिस्ट्रॉय किया तो उसके सिर से आपके निकल कर आते हैं ब्राह्मण, उनकी बाजुओं से निकलते हैं क्षत्रिय, उनकी जांघों या थाई से निकलते हैं वैश्य, उनके पैरों से निकलते हैं शूद्र। तो ऋग्वेद में इन 4 वर्णों के बारे में बात बताई गई है। 4 वर्णों के बारे में बात बताई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में, कि भाई एक गॉड था, एक भगवान थे, उन्होंने खुद को डिस्ट्रॉय किया इस जाति व्यवस्था के निर्माण के लिए, इस सृष्टि के निर्माण के लिए। और उसी क्रम में उनके 4 उनके दिमाग का मतलब, उनके सिर से लेकर का मतलब ये है कि भाई वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास मानसिक क्षमता ज़्यादा है, तो उनके दिमाग से ब्राह्मण निकले जिनका काम क्या था, एजुकेशन देना सोसाइटी को। उसके बाद क्षत्रिय, उनकी बाजुओं से क्षत्रियों का निर्माण हुआ जिसका काम क्या था, सोसाइटी की रक्षा करना शत्रुओं से। वैश्य जिनका काम क्या था, उनका काम था व्यापार वगैरह एक्टिविटीज़ को संचालित करना। और 4th वन थे शूद्र, जिनका काम क्या था, इन तीनों वर्गों की सेवा करना, ठीक है। तो ऋग्वेद में ये मेंशन है। तो परंपरागत सिद्धांत के अनुसार मूल बलि के शरीर के डिफरेंट अंगों से डिफरेंट जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। तो ये है आपका परंपरागत सिद्धांत। अब सेकंड सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड सिद्धांत है आपका प्रजातीय सिद्धांत। प्रजातीय सिद्धांत या नस्लीय सिद्धांत। देखिए, सोसाइटी में खैर कोई आपसे पूछने वाला तो नहीं है इंडियन सोसाइटी में कि जाति व्यवस्था के सिद्धांतों के बारे में बताइए, लेकिन अगर आपको मूल का पता है ना तो फिर आप ऊपर का आपको ऑटोमेटिकली पता होगा। अगर आप जड़ जानते हैं तो आप अपने फल की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा हमारे पास फल पैदा होगा। तो इसी क्रम में हमें ये जो समझना जरूरी है कि भाई हमारे पास अगर एक बेसिक आइडिया है तो हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रजातीय सिद्धांत या नस्लीय सिद्धांत के बारे में समझिए। नस्लीय सिद्धांत, नस्लीय सिद्धांत की जो मान्यता है, नस्लीय सिद्धांत की जो मान्यता उनके अनुसार क्या था कि भारत पर जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो आर्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नस्ल के मानते थे।
ठीक है ना। तो उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया, भारत के जो यहाँ के जो लोकल राजा वगैरह थे उनको पराजित किया, तो उनको पराजित करने के उपरांत उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, और जो दूसरे थे उनको उन्होंने क्या किया कि भाई ये सारे क्या है, लोअर कास्ट के लोग हैं। अपने आप को उन्होंने सुपीरियर बताया, दूसरों को उन्होंने लोअर बता दिया, ठीक है ना। तो नस्लीय सिद्धांत में आर्यन, इसका प्रमुख जिम्मेदार कौन है? आर्यन। आर्यन स्वयं को सुपीरियर, और जो यहाँ के देसी या कह सकते हैं स्वदेश जो भी थे, देसी नस्ल के लोग थे, उनको ये लोग लोअर कास्ट मानते थे। उनको ये लोग लोअर कास्ट मानते थे कि ये हमारे इक्वल तो नहीं है, ये हमसे कम है, ठीक है। बट वही बात है कि ये जो सिद्धांत है ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं लगता, क्योंकि समय के साथ जब आप लोग देखिए कि समय के साथ आपको एक हाइपरगैमी, एक वर्ड है ये, एक ये स्थिति उत्पन्न होती है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी का मतलब क्या है? जब आर्यों के द्वारा भारत के ऊपर कब्जा कर लिया गया तो यहाँ पर जो आर्यन लोग थे, जो आर्यन पुरुष थे, उन्होंने यहाँ की महिलाओं के साथ शादी की, संभोग किया, बच्चे पैदा हुए। तो उस क्रम में क्या हुआ कि अपने आप एक मिक्सअप पैदा हो गया, ठीक है ना। तो एक मिक्सअप रेस पैदा हुई। अब जब मिक्सअप रेस ही पैदा हो गई है तो उसमें फिर क्या सुपीरियर और क्या लोअर, है ना। आर्यन के जो पुरुष थे वो खुद को सुपीरियर मानते थे, लेकिन उन्होंने शादी के लिए स्त्री को चुना, किसको? जो यहाँ की स्वदेशी थे, जो मूल लोग थे यहाँ के। अब जो मूल लोग चुने उनको, जब वो पहले से लोअर कास्ट के मानते थे, तो बच्चे जब पैदा हुए तो उनको प्योर ब्रीड तो मानेंगे नहीं, उनको मिक्सअप माना गया। अब मिक्सअप जब रेस माना गया तो ऑटोमेटिकली ये जो नस्लीय सिद्धांत है जिसमें आर्यन खुद को सुपीरियर मानते हैं, तो ये तो आपका अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। तो नस्लीय सिद्धांत, ठीक है। बट इन सबके बावजूद भी आर्यन के द्वारा स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया गया कि भाई ठीक है, अब ये जो हुआ है हाइपरगैमी जैसी जो चीजें हुई हैं वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनको पूरी तरीके से स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना जो ब्राह्मणीय एक टर्म दे दिया कि भाई हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग हमेशा सुपीरियर ही रहेंगे। अब उसी ब्राह्मण सुपीरियरिटी के हिसाब से व्यवसायों का भी विभाजन कर दिया गया। जैसे एजुकेशन देने का काम किसका सौंप दिया गया? ब्राह्मण को, कि भी ब्राह्मण ही ये काम करेगा और कोई काम नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो नस्लीय सिद्धांत। अब तीसरे सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, व्यवसायिक सिद्धांत। थर्ड वन है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत जो है वो ये मानता है कि भाई कास्ट का रेस के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। कास्ट का रेस के साथ संबंध नहीं है ना। जाति का नस्ल के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जो जाति व्यवस्था है आप उसको नस्ल से जोड़कर नहीं देख सकते। ये भी कहते हैं कि अगर नस्ल के साथ ही आप लोग इसको जोड़कर देखोगे तो फिर जो आप हाइपरगैमी के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं आप उनको क्या मानोगे? आप उनको आर्यन मानोगे या लोअर कास्ट के मानोगे? तो किसी भी व्यक्ति की जो जाति है वो उसकी नस्ल के आधार पर तो आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। इसलिए एक नई थ्योरी निकल के आई जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थ्योरी या व्यवसायिक सिद्धांत, जो ये मानता है कि व्यक्ति जो कर्म करता है, व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए व्यवसाय अपनाता है, उसी व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति की जाति निर्धारित हो जाती है, ठीक है ना। जैसे स्टार्टिंग में जो थे आपके 3 मेजर आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं, 3 मेजर व्यवसाय। एक तो पुजारी, प्रीस्ट, दूसरा है प्रशासक, पहला है पुजारी, दूसरा प्रीस्ट और तीसरा है आपका व्यापारी वर्ग। ये 3 ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिलेंगे। प्रीस्ट होते थे एडमिनिस्ट्रेटर और तीसरा है आपके ट्रेडर, व्यापारी। तो इन्हीं से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, अब जैसे मान लो व्यापारी में बात कर ले हम लोग,
अब जो लोहे का काम करते थे उनको लोहार कहा गया, मिट्टी का काम करते थे उनको कुम्हार कहा गया, काठ का काम करते थे उनको बढ़ई कहा गया। तो ये क्या है, ये साफ साफ दिखाई तो रहा है कि भाई जो व्यक्ति का व्यवसाय है उसी के आधार पर उसको जाति उसको फिक्स कर दी गई है, ठीक है ना। तो लोग इन्हीं ऑक्यूपेशन के आधार पर अपनी पहचान को स्थापित कर लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा इस बात को, जो सोने का काम करता है उसको सुनार ही तो कहोगे आप। आज तो खैर फिलहाल तो हर एक जाति के लोग कुछ भी व्यवसाय करते हैं, लेकिन पहले के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो जिस व्यक्ति का व्यवसाय होता था वो उसी जाति का कहलाता था। या आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि जो व्यक्ति जिस जाति का फिक्स ऑक्यूपेशनल होता था वो व्यक्ति वही कर सकता था, है ना। ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है और वो कोई कचरा उठाने का काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता था। या ऐसा भी नहीं होता था कि कोई शूद्र व्यक्ति है और वो आपको एजुकेशन दे रहा है। आज के टाइम में तो सब कुछ संभव है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम पर जाति का जो बेसिक जो उसका आधार था वो माना गया कि भाई व्यवसाय ऑक्यूपेशन ही आपका जाति का सबसे बड़ा लेजिटिमेट आधार है। लोहार का काम करोगे तो लोहे का काम करोगे तो लोहार, सोने का काम करोगे तो सुनार, लकड़ी का काम करोगे बढ़ई, मिट्टी का काम करोगे कुम्हार। तो ये क्या है, ये जाति है, ठीक है ना। अब ये जो जाति है, इस जाति से संबंधित लोग आपस में क्या बोलते थे, उनको इसको बोल दिया उन्होंने कास्ट ग्रुप, जाति समूह। क्योंकि लोहार कोई अकेला व्यक्ति तो है नहीं, जब वो सोसाइटी में रहेगा तो उसके जैसे और भी लोग काम करेंगे। अब जो जितने भी लोग हैं वो अगर एक ही ऑक्यूपेशन करते हैं तो उनको एक वर्ड के अंदर उनको समाहित कर दिया गया, जिसको नाम दे दिया गया जाति समूह। तो जाति समूह की भी उत्पत्ति अगर आप लोग देखते हैं कि वो भी ऑक्यूपेशन के आधार पर ही आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन के आधार पर भी ये आपको दिखाई देती है। और भारत में हम लोग खैर आगे जाकर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिद्धांत था व्यवसायिक सिद्धांत, इसको जीएस घुरे के द्वारा भी सपोर्ट किया गया। जीएस घुरे ये सोशोलॉजिस्ट है, इंडिया के काफ़ी फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं, बट हमें इनके बारे में सोशोलॉजी जो मेंस का होता है उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सोसाइटी में आप रेफरेंस के लिए इन चीज़ों को दे सकते हैं कि भाई जब व्यावसायिक सिद्धांत की बात आती है तो घुरे आल्सो एक्सेप्टेड दिस थ्योरी, तो घुरे भी इसको सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा वजन पड़ेगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर को पता लगेगा कि भाई हाँ इस बंदे को भी ये चीज़ें आती है। अब तीसरे सिद्धांत, चौथे सिद्धांत की बात करते हैं। फोर्थ जो आपका थ्योरी है उसकी हम लोग बात करते हैं। फोर्थ, रिचुअल थ्योरी ऑफ कास्ट। रिचुअल का मतलब क्या होता है, जो रीति रिवाज हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसको जो हम लोग अपनाते हैं, उनके आधार पर भी व्यक्ति का जाति निर्धारित हो सकती है। ये एक थ्योरी है। जैसे विभिन्न जो लोग थे, विभिन्न जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा अलग अलग रिचुअल को अपनाया गया। अब इन्हीं रिचुअल के आधार पर उन सभी को एक एक कास्ट के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया गया। जैसे मेजरली अगर हम लोग देखते हैं कि इंडिया में 3 आपको रिचुअल के आधार पर कास्ट दिखेंगे, 3 रिचुअल्स कास्ट। सबसे पहला जो है वे लोग जो मैजिकल रिचुअल का काम करते हैं, जो मैजिकल रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। जैसे बरसात नहीं आती तो पूजा कर दी, अगर गांव में कोई महामारी है वो फैल रखी है, उससे बच्चों की डेथ हो रही है या महिलाओं की डेथ हो रही है, तो उसको रोकने के लिए कोई हवन यज्ञ वगैरह कर दिया। तो इसके कारण क्या, इसके कारण सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। भाई अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ उपयोगिता अपनी साबित करोगे तो सोसाइटी आपके आगे अपने आप नतमस्तक हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को जो जिनके अंदर ये कला थी, जिनको ये चीजें आती थी, उनको कैटेगरी दे दी गई कि भाई यही लोग क्या है, ब्राह्मण हैं, है ना। इनको ब्राह्मण मान लिया गया क्योंकि ये सुपीरियर लोग हैं, इन्हें सारी चीजें आती है।
ये डायरेक्ट ईश्वर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं आती तो ये पूजा वगैरह करके बारिश करवा सकते हैं। कोई व्यक्ति मरता है तो उसको जिंदा भी करा सकते हैं। इस तरह के कुछ अंधविश्वास लोगों के अंदर फैल गए। अब दूसरे टाइप के जो रिचुअल होते थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध, संधि, इस प्रकार के जो रिचुअल होते थे, उनको संपन्न करने वाले लोगों को नाम दे दिया गया क्या? क्षत्रिय। कि भाई ये लोग हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लोग हमारी बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पशुओं की रक्षा करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे तो पशुधन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता था। गाय के लिए युद्ध होता था, गाय के लिए युद्ध होता था। खैर उस टाइम पे तो गाय के लिए युद्ध होता था, और आजकल के टाइम में गाय के लिए बेमतलब की बकवास होती है ज़्यादातर। ठीक है ना, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी सोसाइटी में। अब देखिए, जैसे आप, खैर ये थोड़ा टॉपिक से अलग है, बट इसके बारे में बात करें तो देखिए, जैसे आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी करंट में गवर्नमेंट है, उनकी ये आइडियोलॉजी है कि भाई गाय हमारी राष्ट्रीय पशु है, या कुछ इस तरह की बातें क्या है, माँ के समान दर्जा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग देखिए कि बीफ को लेकर अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी बड़ी मात्रा में बीफ को एक्सपोर्ट करता है, और ऐसे स्टेट से भी बीफ का एक्सपोर्ट होता है जिस स्टेट में इन्हीं की गवर्नमेंट है। ठीक है ना। और दूसरी तरफ इन्हीं के कुछ एमएलए वगैरह जो हैं, वो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अगर शेर या बाघ गाय को खाता तो वो भी हमारी धार्मिक भावनाओं को हर्ट करता है। तो भाई अब आप लोग जंगल के पशुओं के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाओगे कि भाई क्या खाए क्या ना खाए। ठीक है ना। तो ये एक अलग से प्रकार की एक संस्कृति डेवलप कर रहे हैं लोगों के दिमाग में कि आपको ये चीज़ें अगर आप करते हो ये तो आप तो फिर तो अच्छे नागरिक हो, अगर आप ये करते हो तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो। मतलब अगर आप हमारी बात फॉलो करोगे तो आप देशभक्त हो, अगर नहीं करोगे तो फिर आप देशद्रोही हो। सिंपल वर्डिंग तो यही है। ठीक है। तो युद्ध, शांति और रिचुअल, युद्ध, संधि और रिचुअल जैसे करने वाले लोगों को किसका नाम दे दिएगा? क्षत्रिय का। अब वे लोग जो धन की देवी की पूजा करते हैं, धन का लेन देन करते हैं, धन का व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों की एक श्रेणी बना दी गई, उसको नाम दे दिएगा वैश्य। जो इनका काम क्या था? धन, संपदा इत्यादि का सर्जन करना। ठीक। और जो फोर्थ वन थे शूद्र, इनका काम क्या? इनका काम इन तीनों की सेवा करना। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिचुअल के आधार पर भी कास्ट का निर्धारण हो सकता है। रिचुअल के आधार पर भी कास्ट का निर्धारण हो सकता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडियोलॉजी, बेसिक कुछ थ्योरीज थी जो ये बताती है कि भाई इंडिया में कास्ट का कैसे 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 चीज़ें डेवलप हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है वो तो खैर परंपरागत जो सिद्धांत है उसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि भाई जो बलि थे उन्हीं के जो सिर से आप लोग ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जांघों से आपके वैश्य और पैरों से शूद्र जनरेट हुए हैं। ऋग्वेद में भी इसको मेंशन किया गया है, तो उसको एक लिखित साक्ष्य माना जाता है। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो ब्रिटिश इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने में फेल हो गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि यार ये तो हम लोगों ने पहली बार देखा, ऐसा तो हम लोग इतने वर्ल्ड की कंट्रीज में घूम चुके हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड घूम चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसा सिस्टम तो देखने को नहीं मिला कि एक व्यक्ति जन्म के आधार पर अगर कहीं पर पैदा हो जाए, चाहे उसमें काबिलियत हो या उसमें काबिलियत ना हो, लेकिन वो जीवन भर उसको आप सुपीरियर ही मानते रहोगे। अब ब्राह्मणों में भी कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे जरूर पैदा हुए होंगे उस टाइम पे जो एक प्रकार से इतने काबिल नहीं होंगे, लेकिन सोसाइटी के द्वारा उनका बोझ हमेशा ढोया गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ब्रिटिश जब समाज की बात करते तो ब्रिटिश समाज के लोगों में वहाँ पर स्किल को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यूटिलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन जब वो लोग इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो स्किल हो या आपके पास कोई आपकी यूटिलिटी हो या आप कितने भी काबिल हो, अगर आपकी जाति वो नहीं है तो फिर इसका मतलब आप समाज के लिए उपयोगी नहीं है। शूद्रों में भी ऐसे बहुत सारे नौजवान या बच्चे हुए होंगे जो काबिल होंगे काफ़ी,
बट वो आगे नहीं बढ़ पाए होंगे जाति व्यवस्था के कारण। तो अंग्रेजों को ये जो सिस्टम था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या था कि वो लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ऋग्वेद में तो 4 वर्णों की बात की है ना, 4 जातियों की बात तो नहीं की है। 4 वर्ण क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जब जाति के लेवल पर बात आती है तो जातियों में तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और उसके अलावा आप लोग देखिए अछूत, एक ये भी जाति आती है जिसको आवर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये दोनों डिफरेंस चीजें हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। कैसे डिफरेंट है इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अभी यहां तक आपको ये समझो कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था 2 अलग अलग चीज है। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा इसका अध्ययन किया गया तो अंग्रेजों ने इसको ये मान लिया कि भाई जो वर्ण व्यवस्था है वही जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है वही जाति व्यवस्था है। लेकिन ये चीजें तब जाकर और भी ज्यादा खुल के सामने आती है जब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जाति व्यवस्था के ऊपर काम करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था जीएस घुरे का, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे महान और सबसे काबिल सोशियोलॉजिस्ट में से जो सबसे प्रमुख नाम है वो है जीएस घुरे का। इन्होंने कहा कि भाई आप लोग जिस तरह से हमारी जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हो ना, जैसे एशियाटिक सोसाइटी बनी, उसके बाद जेम्स प्रिस्पेन आए, तो उन्होंने जिस तरह से हमारे कल्चर को या हमारी जाति को जिस तरह से उन्होंने लिखा, जिस तरह से उन्होंने समझा, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हमारी जाति व्यवस्था और हमारा जो वर्ण सिस्टम है ये 2 अलग अलग चीज है, आप इनको मिक्स मत कीजिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर बताइए आपकी जाति व्यवस्था फिर है क्या। तो जीएस घुरे के द्वारा बताया गया, और जीएस घुरे ने इसके बताने के क्रम में उन्होंने एक किताब लिखी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, उन्होंने ये बुक लिखी। अपनी इस बुक में वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। वो ये बताते हैं कि भी जाति के जो स्पेशल जो फीचर होते हैं वो ये पॉइंट है। वर्ण व्यवस्था के आपको अलग से ये फीचर देखने को मिलेंगे, आप इनका कंपैरिजन कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि वर्ण व्यवस्था अलग है और जाति व्यवस्था अलग है। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो कॉलोनियल व्यू था, जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण था हमारे समाज के प्रति, हमारी जाति व्यवस्था के प्रति, इंडियन कल्चर के प्रति, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया। किसको? अंग्रेजों को। तो जीएस घुरे के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशियोलॉजी में इसको लेकर हम लोग डीप में बातें करते हैं, डीप में ये एक टॉपिक है अलग से, बट जब इंडियन सोसाइटी की बात होगी तो इंडियन सोसाइटी में तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपरली पहलू को ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस वो नहीं है हमारा। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना। अब जीएस घुरे ने क्या कहा कि कास्ट क्या है, इन्होंने सिंपल लिखा कि कास्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। कास्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। तो उन्होंने भारतीय समाज के संदर्भ में कहा कि भारतीय समाज में जब हम लोग जाति की बात करते हैं तो जाति सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाज के द्वारा जो वैल्यूज को स्वीकार किया गया है उन्हीं वैल्यू को आधार बनाकर जाति का निर्माण हुआ है। जैसे इंडियन सोसाइटी की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी में जैसे वैल्यू है वैराग्य, ज्ञान की खोज, वैराग्य है, ज्ञान की खोज है, सत्य, इसके अलावा आप लोग देखिए त्याग, तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको इंडियन सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, भारतीय समाज इनको स्वीकार करता है। तो उन्होंने घुरे ने ये कहा कि जो भी व्यक्ति
जो भी व्यक्ति इन वैल्यूज को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, जो भी व्यक्ति इन वैल्यूज को फॉलो करता है, अपने जीवन के अंदर इनको आत्मसात कर लेता है, तो उसको ऑटोमेटिकली सोसाइटी में अपने आप एक हायर स्टेटस प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप एक हाई कास्ट में अपने आप पहुंच जाता, चाहे वो किसी कास्ट का या किसी वर्ण में उसका जन्म हुआ हो। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट जब जीएस घुरे ने ये बात कही तो इनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने अपने विरोध को शांत करने के लिए एग्जाम्पल भी दिए। एग्जाम्पल क्या थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वैराग्य है, ज्ञान की खोज है, सत्य है, त्याग है, सद्भावना है, दूसरे के परोपकार की भावना है, सहानुभूति है, प्रानुभूति है, इस तरह के जो भी वैल्यूज है, जो भी इंसान इन वैल्यूज को अपने जीवन के अंदर समाहित कर लेता है, उसको भारतीय समाज के द्वारा ऑटोमेटिकली एक हायर स्टेटस दे दिया जाता है। तो कास्ट जो है आपकी, वो सीधा सीधा आपकी जो इंडियन सोसाइटी में जो वैल्यू फॉलो की जाती है उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज जिन भी व्यक्तियों के समूह के द्वारा अडॉप्ट की गई उनको कहा गया क्या? उनको ब्राह्मण कहा गया। उनको ब्राह्मण कहा गया। हिस्ट्री में थोड़ा आप प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, मॉडर्न में मत अभी जाइए। जाति व्यवस्था का अगर हमें उद्गम समझना है, जाति व्यवस्था को हमें अगर बेहतर तरीके से समझना, तो आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, मॉडर्न के साथ उसका भी आप कंपैरिजन मत कीजिए, कंपैरिजन करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। अभी जो मैं कह रहा हूं उतना ही सुनिए कि भाई ब्राह्मण जो व्यक्तियों का समूह इन वैल्यूज को फॉलो करता था, उनको कहा गया कि ये लोग ब्राह्मण हैं। ठीक है, ये लोग ब्राह्मण है। अब वे लोग जो इनको प्रीच नहीं करते या जो इन वैल्यूज को फॉलो नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली उनको क्या मान लिया गया कि वो लोग शूद्र है। आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। ब्राह्मणों में आप लोगों ने देखा होगा, प्राचीन काल की अब लोग बात करते हैं तो उनके अंदर ये सारे क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी। ब्राह्मण के शब्द से कोई भी जो भी शब्द निकलता था उसको पूरी की पूरी तरीके से ईश्वर की वाणी मान लिया जाता था कि भाई ये इन्होंने कहा होगा तो बिल्कुल सत्य ही होगा। उनको परोपकार की मूर्ति माना जाता था कि वो लोग तो अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं, वो लोग तो दूसरों के लिए जीते हैं। गरीब आदमी के पास भले ही अपना पेट भरने को भोजन नहीं होता था, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण उनके घर के सामने जाकर भिक्षा मांगते थे तो वो उसको भोजन देते थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ये वैल्यू है, अब ज्ञान की खोज, क्योंकि उस सोसाइटी में भी ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता था, नॉलेज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो जो लोग नॉलेज का जिनके पास होती थी वो अपने आप ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाते थे। इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय पैदा हुए। उनका अगर हम लोग वर्ण की बात करें, उनके कुल की बात करें तो क्या था? क्षत्रिय थे। अब क्षत्रिय वैसे तो ब्राह्मण के इक्वल है, लेकिन जब रिचुअल की बात आती तो ब्राह्मण लेयर में अप आते हैं और क्षत्रिय कम होते हैं। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध के पास ये वैल्यूज हो गई, उनके पास वैराग्य हो गया, उन्होंने ज्ञान की खोज को प्राप्त कर लिया, उनके अंदर ज्ञान आ गया, उनके अंदर सत्य बोलने की कैपेसिटी होगी, उनके अंदर त्याग की भावना पैदा होगी, तो ऑटोमेटिकली वो लोग क्या हो गए? वो लोग ब्राह्मणों से भी ऊपर हो गए। तो वो लोग क्या हो गए? ब्राह्मणों से भी ऊपर हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र। महर्षि वाल्मीकि तो शूद्र, वो तो ब्राह्मण भी नहीं थे, क्षत्रिय भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे, वो तो शूद्र थे। लेकिन जब महर्षि वाल्मीकि ने इन इंडियन वैल्यूज को अपने अंदर समाहित कर लिया, तो वो फिर ब्राह्मणों से भी ऊपर कैटेगरी में पहुंच गए। समझ रहे हो या नहीं? जीएस गुरु ने देखा कितना बढ़िया क्लासिफिकेशन किया है कि देखिए, अंग्रेजों ने जो हमें बताया है कि भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वही जाति व्यवस्था है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और अंग्रेजों के अनुसार तो एक व्यक्ति की जाति नहीं बदल सकती कभी भी। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है उसी में ही मर जाएगा, उसकी जाति कभी नहीं बदलती। लेकिन घुरेज जी ने इस बात को अपोज किया। उन्होंने इसको लेकर एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक थ्योरी बनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में हमेशा मोबिलिटी बनी रहती है, मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी भारतीय समाज में
सोशल मोबिलिटी बनी रहती है, सामाजिक गतिशीलता बनी रहती है। सामाजिक गतिशीलता मीन्स है कि भाई कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की वैल्यूज को अपने जीवन में उतार लेता है तो फिर चाहे वो शूद्र है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मणों से भी ऊपर या ब्राह्मणों की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली शामिल हो सकता है। तो आप लोगों ने जो हमें बताया है आज तक कि भाई ये तो जाति फिक्स होती है, ये तो एक व्यक्ति जो जन्म ले लिया उसी में रहेगा, तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अब महात्मा बुद्ध की आप महात्मा बुद्ध को किस कैटेगरी में या किस कास्ट में आप उनको डाल सकते हो? किसी में भी नहीं। बताइए आप, कोई कास्ट है उनकी? महर्षि वाल्मीकि को आप किस कास्ट का मान सकते हो? कोई कास्ट नहीं है उनकी। उनके पास ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। तो कास्ट सिंपली क्या उन्होंने बताया कि कास्ट इज एन प्रोडक्ट ऑफ इंडियन वैल्यू। भारतीय समाज की जो मूल्य है उन्हीं का उत्पाद है आपका कास्ट, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो उनसे जो सवाल पूछा गया, उनसे सवाल ये पूछा गया कि अच्छा अगर आप ये कह रहे हो तो फिर जो आपके समाज में अछूत हैं वो कैटेगरी क्यों है? चलिए, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इनकी बात तो हम लोगों ने मान ली, ये तो अब ऋग्वेद में भी लिखे हुए हैं। लेकिन जो अछूत है, आप उन लोगों के बारे में क्या कहोगे? क्या वो लोग इस जाति व्यवस्था का पार्ट नहीं है? क्या वो लोग इन वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं? तो इसका जवाब गुरेजी ने दिया कि भाई अछूत जो लोग हैं, पहली बात तो कोई भी अछूत पैदा नहीं होता है। वो अगर अछूत है तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग इन वैल्यूज को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए हैं, इन वैल्यूज को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए हैं। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा, जैसे मांसाहार करना, अछूत लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। प्राचीन काल में मांसाहार करना, उपभोग की प्रवृत्ति रखना, एजुकेशन ना लेना, या फिर अपने अंदर मतलब ध्यान जैसी कोई चीजें या ईश्वर के ज्ञान जैसी कोई चीजें प्राप्त करने का प्रयास ना करना, ये सारे गुण आपको अछूतों में देखने को मिलेंगे। तो गुरेजी ने यही कहा कि भाई वो लोग इन वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो अछूत है। ऐसे कोई जन्म से पैदा नहीं होता अछूत। ठीक है? तो इन्होंने एक तो पहली बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि भाई अंग्रेजों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बोला गया और जो जाति व्यवस्था बताई गई वो समान नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है ना? और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि भी कास्ट जो है वो इंडियन वैल्यूज का एक प्रोडक्ट है। आप अगर इन वैल्यूज को फॉलो करते हो तो बेशक आप शूद्र हो, बेशक आप अछूत हो, आप ब्राह्मणों से भी ऊपर जा सकते हो। जबकि अंग्रेजों ने यह कहा था कि जो व्यक्ति जिस भी कास्ट में पैदा होगा वो उसी में मर जाएगा, उसकी कास्ट नहीं बदलती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गुरेजी ने साबित किया। दूसरी जो बात थी मेन, दूसरी बात ये थी कि अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश जो कॉलोनियल व्यू था उनके द्वारा कास्ट को एक विभाजनकारी व्यवस्था माना गया। मतलब कि भाई जो ये कास्ट है ये भारतीय समाज को डिवाइड करती है, भारतीय समाज को डिवाइड करती है। ठीक है? और ये जो कास्ट सिस्टम है ये आपका हायरार्किकल सिस्टम में है, हायरार्किकल सिस्टम में है। हायरार्किकल का मतलब क्या होता है? ऐसा, इसको आप लेयर में बोल सकते हो, सत्रीकरण, कि भाई एक कास्ट ऊपर, दूसरी कास्ट नीचे, तीसरी कास्ट नीचे, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से देखने को मिलेगी। और दूसरी बात अंग्रेजों ने ये कही कि जो ये जाति व्यवस्था है ये समाज को तोड़ती है, कोई जोड़ती नहीं है। लेकिन गुरेजी ने फिर इन बातों का अपोज किया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो कास्ट सिस्टम में ये जो आप सत्रीकरण की बात कर रहे हो या हायरार्की की बात कर रहे हो, सोपानिकता की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। सोपानिकता बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने फिर वही एग्जाम्पल दिया, अगर सोपानिकता ही होती तो कभी भी महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मणों से भी ऊपर नहीं हो सकते थे, विश्वामित्र कभी भी ब्राह्मणों से ऊपर नहीं हो सकते थे, महात्मा बुद्ध कभी भी ऊपर नहीं हो सकते थे, जैन कभी भी ऊपर नहीं हो सकते थे, महावीर जैन।
तो ये सब क्योंकि हायरार्किकल में क्या होता है, सोपानिकता में क्या होता है कि जो व्यक्ति जहां पर पैदा हुआ वो वहीं पर ही मर जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है ना। इस तरह से आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। लेकिन उन्होंने इस बात का अपोज किया कि नहीं, इंडियन सोसाइटी में ये चीजें नहीं है, हमारे यहाँ पर सोशल मोबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति बेशक शूद्र पैदा हुआ हो या कोई भी व्यक्ति अगर अछूत भी पैदा हुआ हो तो वो भी अपने ज्ञान के दम पर या इंडियन जो वैल्यूज हैं उनको अपनाकर वो टॉप मोस्ट लेयर में पहुंच सकता है। तो आप हायरार्किकल की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि सोसाइटी को डिवाइड करती है कास्ट, तो उन्होंने इसका भी पोज किया। गुरे जी ने कहा कि एक ही कास्ट में जो डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं वो अपने आप को किसी एक पूर्वज का मानते हैं। डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं वो अपने आप को किसी एक पूर्वज से संबंधित मानते हैं या किसी एक गोत्र से संबंधित मानते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो डिवीजन में बटे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति एक ही व्यक्ति को अपना नहीं मानता। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग देखिए कि महर्षि वाल्मीकि को ना केवल वाल्मीकि समाज बल्कि जो दूसरे अदर समाज है, जो दूसरी सोसाइटी है या कास्ट है, वो भी उनको इक्वली ही ट्रीट करते हैं। अंबेडकर जी को देख लीजिए, अंबेडकर जी कोई ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल एससीज के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहा है या जो समाज में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति के लिए है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई भारत में जो जाति है वो केवल विभाजनकारी व्यवस्था है, वो समाज को डिवाइड करती है। ठीक है, आप अलग अलग कास्ट के हो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को किसी एक गोत्र या एक पूर्वज से संबंधित भी कर सकते हो, ये देखने को मिलता है। दूसरा तरफ उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डिफरेंट कास्ट के बच्चे एक ही एजुकेशन लेते हैं, एक ही शिक्षक उन्हें पढ़ाता है। अगर भारत में कास्ट सिस्टम इतना ही रिजिड होता तो एक गुरु विभिन्न कास्ट के बच्चों को क्यों पढ़ाता। हिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा, कहानियों में सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, अब श्री कृष्ण जी तो क्षत्रिय वंश के नहीं थे, ब्राह्मण वंश के नहीं थे, वो तो यदुवंशी थे, यादव थे। सुदामा आपका ब्राह्मण था, लेकिन वो एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो इंडिया में आप लोग अगर कहते हो कि भाई जाति के आधार पर ही एजुकेशन मिलती है, तो फिर तो केवल और केवल उसी जाति के बच्चे होने चाहिए और उसी जाति के टीचर होने चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, प्राचीन काल से भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो अंग्रेजों के जो भी उनके मत थे, उनको उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उनको निराधार साबित कर दिया। ठीक है ना। अब ये तमाम बातें जानने के बाद घूरे ने कुछ कैरेक्टर्स बताए, कुछ फीचर्स बताए कि भाई भारत में जाति व्यवस्था के क्या फीचर हैं। ठीक है ना, थोड़ा बेसिक सा जान लो, बस उतना ही काम चल जाएगा। जीएस घूरे के द्वारा कास्ट सिस्टम के बेसिक फीचर बताए, कुछ बेसिक फीचर बताए। बेसिक फीचरों के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत का जो समाज है वो विभिन्न खंडों में विभाजित है। भारतीय समाज विभिन्न खंडों में विभाजित है। भारत का जो समाज है वो विभिन्न खंडों में विभाजित है। आप लोग देखिए, भारत का ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहां पर जाति नहीं होगी। एक भी गांव नहीं मिलेगा आपको इंडिया में जहां पर जाति नहीं होगी। और
आपको ऐसा भी मिलेगा कि कोई जाति किसी एक गांव में है लेकिन वो जाति किसी दूसरे गांव में नहीं है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ना तो ये होगा कि कोई भी ऐसा गांव हो जहां पर जाति ना हो, और दूसरी तरफ आपको ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि कोई जाति, मान लो ए जाति है, ये रामपुर नामक गांव में है, तो ये हो सकता है कि ये ए जाति जो है वो कानपुर जैसे गांव में ना मिले, ये भी हो सकता है इंडिया में, ठीक है ना। इसलिए जो जाति विशेष है, इसलिए जो जाति विशेष से संबंधित लोग हैं वो अलग अलग गांव में जो रहते हैं उन्हें जोड़ने का काम कौन करता है? उन्हें जोड़ने का काम करता है जाति सभा, कास्ट काउंसिल। तो सबसे पहले जो गुरेजी ने बताया वो ये बताया कि भारत का समाज विभिन्न खंडों में विभाजित है। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई भारत का जो समाज है वो आपको कैसे अलग अलग दिखाई देता है? वो दिखाई देता है कि आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में आपको अलग अलग कास्ट दिखाई देंगी। ये भी हो सकता है कि कोई कास्ट एक गांव में हो, वही कास्ट दूसरे गांव में नहीं हो। इसलिए कुछ ना कुछ एक ऐसी व्यवस्था जरूर होगी जो अलग अलग गांव के लोगों को, अलग अलग गांव में जो जाति के लोग रहते हैं उन सभी को एक सूत्र में बांधती है। तो उसका नाम दिया उन्होंने जाति सभा। आज के टाइम में ये जाति सभा कितनी रेलिवेंट है? आप लोगों ने सुना होगा गुज्जर महासभा, जाट महासभा, ये चीजें सुनी है या नहीं सुनी है? मीना महासभा। तो ये सब क्या? ये एक जाति विशेष की सभा है। अब गुज्जर समाज चाहे वो हरियाणा में रहता हो, चाहे वो यूपी में रहता हो, चाहे वो महाराष्ट्र में रहता हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में रहता हो, कहीं भी रहता हो, जब जाति सभा की बात आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो भारत का समाज बेशक विभिन्न खंडों में विभाजित है, लेकिन जाति सभा जैसी जो व्यवस्था है वो भारत को अलग अलग खंडों में से भी होते हुए एक यूनाइट करने का काम करती है, ठीक है ना। जैसे जाट महासभा है, जाट चाहे हरियाणा में हो, पंजाब में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, कहीं भी हो, जब जाट महासभा आयोजित की जाती है तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जाट एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जाति सभा, जो कास्ट काउंसिल है, वो इंडिया में एक यूनाइट करने का काम करती है सोसाइटी को, ठीक है ना। तो इसको जाति व्यवस्था को जब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो अंग्रेजों ने कहा कि जाति व्यवस्था एक डिविजिबल फोर्स है जो समाज को डिवाइड करती है, लेकिन गोरे ने यह कहा कि समाज को डिवाइड नहीं करती है, जाति सभा जैसी जो चीजें हैं वो समाज को यूनाइट भी करती हैं, ठीक है ना, यूनाइट भी करती हैं। और जो ये जाति सभाएं होती है वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो नियम भी बनाती हैं अपनी जाति के लिए। जैसे भाई आप इससे ज़्यादा बाराती नहीं बुला सकते हो, आप इससे ज़्यादा दहेज नहीं ले सकते हो। आप लोगों ने ये चीज़ें न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि भाई फलाने समाज के द्वारा ये डिस्कस किया गया कि अब शादियों में डीजे नहीं बजेगा। तो कई तो जो ये लोग जो निर्णय लेते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, सराहनीय होते हैं, ठीक है ना। इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे कई बार जैसे गुज्जर समाज है या कोई अदर समाज है, उसके द्वारा ये डिसीजन ले लिया जाता है कि भाई हम लोग दहेज नहीं लेंगे, या ये डिसीजन ले लिया जाता है कि भाई लड़के वाले 100 आदमियों से ज़्यादा बारात लेकर नहीं आ सकते। तो बिल्कुल ठीक है, इससे लड़की के माँ बाप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, जाति सभाएं कुछ एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं, या ऑर्थोडॉक्स जो सोच होती है, जो रूढ़िवादी जो सोच होती है, ऐसे लोगों के द्वारा भी संचालित हो जाती है। फिर वो ऐसे फतवे जारी करते हैं कि भाई लड़कियां जींस नहीं पहन सकती, लड़कियों को गांव से बाहर निकलना होगा तो सिर पे चुन्नी रख के या कपड़ा रख के निकलना होगा, कुछ इस तरह के भी हो जाती है। बट ओवरऑल आप लोग देखिए कि जाति सभा आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका है कि ये समाज को जोड़ के रखती है, समाज को जोड़ के रखती है, ठीक है ना। जितने भी जाति समूह होंगे वो अपनी जातियों के लिए नियम बनाएंगे, फिर वो जो दूसरी जातियां वो अपने लिए अलग से नियम बनाएंगी। तो इन नियमों में भी आपको कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि एक बिल्कुल अलग छोर पे नियम बना देगा, एक दूसरी जाति अपनी अलग से बिल्कुल नियम बना देगी, ऐसा नहीं होता। समाज में
नियमों में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन बेसिक सा उनका आइडिया एक जैसा ही रहता है। इसलिए आज तक जो कास्ट काउंसिल है या जाति समूह है वो आज तक आपको बिल्कुल लगते हैं कि भाई हाँ इनकी वैल्यू आज तक बनी हुई है ना, इनके प्रकार ये बने हुए तभी तो ये आज तक रेलिवेंट है। अगर इनके कुछ भी बेनिफिट नहीं होते तो सोसाइटी इनको कब का खत्म कर देती। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय समाज विभिन्न खंडों में विभाजित जरूर है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं विभिन्न जातियों में, वैल्यूज जैसे गुर्जर समाज की अपनी खुद की वैल्यू होगी, जाट समाज की अपनी वैल्यू होगी। अब जाट भले ही पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो वो इन वैल्यूज को फॉलो करते पाएंगे। अब जब अगर वो इन वैल्यूज को मानते हैं तो उनके अंदर एक यूनिटी की भावना पैदा होगी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करती है और समाज में यूनिटी लाने का भी काम करती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये उन्होंने कहा। अब दूसरी बात जो बेसिक फीचर की बात कर रहे हैं, दूसरा है आपका हायरार्की। सेकंड वन इज आपका हायरार्की या सोपानिकता। ये भी उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम में लेकर इंडिया में आपको ये भी एक बेसिक फीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि कास्ट जो हायरार्की है वो आपकी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। कास्ट हायरार्कीज डिपेंड ऑन वैल्यूज, और ये क्या होती है, डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब ये लगातार चेंज होती रहती है। कोई व्यक्ति अगर वैल्यूज को फॉलो करता है जो समाज के द्वारा जिनको अच्छा माना जाता, तो वो व्यक्ति बेशक शूद्र समाज में पैदा हुआ हो, वो टॉप लेयर में भी जा सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल महर्षि वाल्मीकि, कबीर, गुरु नानक। ठीक है ना, गुरु नानक क्या, गुरु नानक एक व्यापारी परिवार में पैदा हुए तलवंडी पाकिस्तान में, और वो आगे जाकर आप लोग देखिए आज गुरु नानक की क्या मतलब आप लोग कह सकते हो इस बारे में। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान था, उनके पास वो विजन था, उनके पास वो वैल्यूज थी जो समाज के द्वारा स्वीकार थी। ऐसा ही एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलता है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि जी अपने जीवन काल में चोर भी रहे हैं। कबीर जुलाहे के घर में पैदा हुए, लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने अपना जो ज्ञान था, जो वैल्यूज थी, वैराग्य, सहानुभूति, परानुभूति, करुणा, दया, इस तरह की जो वैल्यूज थी उनको अपने अंदर जीवन में समाहित किया, और वो लोग क्या हो गए, इस सोपानिकता को तोड़ते हुए ऊपर चले गए। तो भारतीय जाति व्यवस्था में हायरार्की जो है, जो सोपानिकता है, वो सोपानिकता कुछ भी नहीं है, वो जस्ट आपका वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है, और ये पूरी की पूरी तरीके से डायनामिक है, जिसको अंग्रेजों ने रिजिड बताया। अंग्रेजों ने तो इस हायरार्की को रिजिड बताया कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ ले वो शूद्र से कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन गुरेजी ने यह बताया कि ऐसे एग्जाम्पल आपको हजारों में दे दूंगा कि जिसमें कोई व्यक्ति केवल इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज को स्वीकार करके शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक का उन्होंने सफर तय किया है। ठीक है ना, तो हायरार्की। चलिए नेक्स्ट वन है आपका थर्ड, तो ये हो गया, आप सेकंड है, थर्ड वन है भोजन संबंधी रिस्ट्रिक्शन। जाति व्यवस्था का एक बेसिक फीचर बताते उन्होंने ये कहा गुरेजी ने कि भी भारत में आप लोग देखते होंगे कि भोजन को लेकर काफी आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा कि भाई ये जाति का जैसे ब्राह्मण है वो लोग मांस नहीं खा सकते, या ये लोग ये नहीं खा सकते। इस तरह के आपको ना जाने कितने बंधन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना,
और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग देखिए फूड के आधार पर भी आपको इंडिया में हायरार्की देखने को मिलेगी। आप किस प्रकार का फूड कंज्यूम करते हैं उसके आधार पर भी आपको कुछ ना कुछ हायरार्की देखने को मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने बात की, जैसे अगर कोई व्यक्ति फूड एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करता है ना, फूड एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करता है तो उसको प्योरेस्ट ऑफ द प्योर माना जाएगा। ऋषि मुनि कंदमूल खाकर जिंदा रहते थे, गुफाओं में तपस्या करते रहते थे काफी सालों तक, तो उनको क्या माना जाता था कि भाई ये व्यक्ति तो प्योर से भी प्योर है, ये सबसे शुद्ध आत्मा है। ठीक है ना। तो फूड संबंधी जो रिस्ट्रिक्शन है उनके आधार पर भी हायरार्की समाज में निर्धारित होती है, जिससे जाति व्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है। सेकंड वन, अनकुक्ड फूड। तीसरा था आपका फूड प्रिपेयर्ड बाय घी, इन घी, फूड प्रिपेयर्ड इन घी। फोर्थ, फूड प्रिपेयर्ड इन वाटर। एंड नेक्स्ट वन था आपका लेफ्ट ओवर फूड। देखिए गुरुजी ने कितना खूबसूरत, मतलब फूड के आधार पे भी आपको जाति व्यवस्था किस तरह से बटी हुई मिलती है इंडिया में, वो उन्होंने कितना बेहतरीन तरीके से बताया। जैसे उन्होंने बताया तो फूड कंज्यूम के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार के लोग फूड को कंज्यूम करते थे उनकी समाज में उसी तरह की वैल्यू, उसी तरह का उनको स्टेटस प्रोवाइड कराया जाता था। जैसे जो प्योरेस्ट और प्योर फूड माना गया वो तो फूड एंड वेजिटेबल, ऋषि मुनि वगैरह, संत वगैरह। फिर उसके बाद अनकुक्ड फूड, जिसको माना गया कि भाई जो भिक्षा वगैरह लेते थे, जो लोग घूमते रहते थे, जिनकी समाज में काफ़ी इज्जत थी, उनको दिया गया अनकुक्ड फूड, बिना तक पका हुआ। तीसरा, फूड प्रिपेयर्ड इन घी, क्षत्रिय वगैरह को, क्योंकि उनको ताकत चाहिए, घी में प्रिपेयर फूड वो आपका। और ये फूड प्रिपेयर्ड इन वाटर, वैश्य वगैरह, क्योंकि उन्हें बैठना रहना पड़ता था, अगर ज़्यादा ही घी वगैरह खाना खाकर बैठेंगे तो वैसे ही हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए जाति व्यवस्था। और नेक्स्ट वन था सबसे लास्ट में बचा हुआ खाना, जो शूद्रों के लिए था, जो शूद्रों के लिए था। तो फूड के आधार पर उन्होंने कास्ट सिस्टम को लेकर ये आपको डिफाइन किया कि जैसा जैसा कास्ट, ज़्यादा बड़ी कास्ट होती चली जाएगी, हायर जितना आप लोग लेवल पर जाएंगे कास्ट के, उतना आपको कम मात्रा में आपको फूड आइटम देखने को मिलेंगे। लाइन लिख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। हायर इज द पोजीशन ऑफ कास्ट, हायर इज द पोजीशन ऑफ कास्ट, लोअर नंबर ऑफ फूड आइटम। जितने ऊपर कास्ट में आप अपनी पोजीशन को बनाते जाएंगे उतने ही आपको कम फूड आइटम आपके लिए रह जाएंगे। क्योंकि जब ऋषि मुनि की बात होती है, जिनको सबसे हायरार्की में टॉप मोस्ट का दर्जा दिया जाता, तो वो क्या करते हैं, वो तो केवल फल और फूल पर ही जिंदा रहते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए कंजप्शन की जो मात्रा वो बढ़ती दिखेगी आपको। ठीक है ना। तो ये आप कोट लिख सकते हैं, कहीं भी काम आ सकता है। बट वर्तमान आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें, आज के टाइम में जो ये फूड का लेकर रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऐसा कुछ अब आपको देखने को नहीं मिलता कि अगर आप फूड ही खाते रहेंगे तो आपको समाज में कोई ज़्यादा ही इज्जत मिल जाएगी। आपको लोग ये कह सकते कि ये डाइट कर रहा है या कर रही है, बट इसका इज्जत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, जो पहले होता था। ठीक है ना। तो आज के करंट सिनेरियो में ये सारा का सारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है। और इसका मेन रीजन क्या है कि अब धीरे धीरे जो है कास्ट है वो वीक भी हो रही है। ठीक है ना। अब जो फूड को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन थे वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, उसी के साथ साथ कास्ट भी आपको कमजोर होती हुई दिखेगी।
या आप कह सकते हो कि कास्ट कमजोर हो रही है, इसलिए फूड को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन कमजोर हो रहे हैं। ब्राह्मण भी अब आपको चिकन खाते हुए मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप लोग जो भी जानते होंगे, आप लोगों के में कोई ना कोई परिचित ऐसा मिल जाएगा जो ये चीजें कंज्यूम करता होगा, लेकिन उस टाइम पर ये चीजें नहीं थी पॉसिबल, ठीक है ना, उस टाइम पर ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। और खैर ये तो नॉर्थ इंडिया के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें, बंगाल की जो, तो उस टाइम पे तो वहां पर भी पहले जो ब्राह्मण थे वो फिश को कंज्यूम करते ही थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि जो आपका कल्चर होता है ना, वो आपकी जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। कल्चर जो होता है आपका, वो आपकी जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपका रिलीजन होता है वो आपका बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है। समझिएगा इस चीज को, जो आपका कल्चर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपकी जियोग्राफी कैसी है। आप सऊदी अरब में व्हाइट कपड़े पहनते हैं, उसका रीजन आपको पता ही है, सूरज की गर्मी देखिए। वहां पर शव को दफनाते, उसका रीजन है क्योंकि वहां पर आपको पेड़ दिखते ही नहीं है, तो काटोगे जलाओगे किस चीज में। हमारे यहाँ पर पूजा करने से पहले नहाया जाता है, उसके बाद नहाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब में ये कल्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीने को पानी नहीं है तो नहाएंगे कैसे। तो जो कल्चर है वो आपकी जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्थ में आप ब्राह्मण को देखिए, मांस मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जब आप लोग जाओगे तो वहां पर चावल और फिश ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली उसको वो कंज्यूम करना उनकी मजबूरी है, करना पड़ेगा। केरल में आप लोग जाओगे तो वहां पर गेहूं वगैरह इतना होता नहीं है, तो धान और आपके फिश जो सी फूड है वो कंज्यूम करेंगे ब्राह्मण, ठीक है ना। और जो रिलीजन होता आपका होता है वो आपके बिलीव के ऊपर होता है। आप बिलीव करते हैं तो वो रिलीजन है, अदरवाइज बिलीव नहीं करते तो नहीं है। कोई व्यक्ति शायद उसी पत्थर को पैर मारकर जा सकता है जिस पत्थर के सामने आप हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। उस व्यक्ति के लिए आपका बिलीव या वो पत्थर एक पत्थर है, आपके लिए वो भगवान है ना। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब हम कल्चर को जब हम लोग बिलीव के साथ जोड़ देते हैं, अपने विश्वास के साथ जोड़ लेते हैं। जब हम कल्चर को अपने रिचुअल के साथ जोड़ लेते हैं, अपने रिलीजन के साथ जोड़ लेते हैं। अभी आप लोगों ने फ्रांस के मामले में सुना होगा, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रांस के बारे में सुना होगा, मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूं, देखिएगा कैसे सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो चुकी है आज के टाइम में। फ्रांस में अभी क्या हुआ, फ्रांस में एक शिक्षक थे स्टीफन नाम के, तो शिक्षक के द्वारा बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया जा रहा था। भाई व्यक्ति की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को खुल के अपने विचार रखने चाहिए। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का एक पोस्टर छपा था, चार्ली हेब्दो करके एक पत्रिका है उसमें। तो उन्होंने उसको मेंशन किया कि देखिए पत्रकारों के पास भी इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि वो इस तरह की चीजों को छाप सके। लेकिन इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद को वास्तविक तौर पर या इंसान के तौर पर छापना पूरी तरह से अपराध है, उसको कुफ्र माना जाता है, पाप माना जाता है। तो इसी को लेकर जो बच्चा वहां पर स्कूल में पढ़ रहा था 17-18 साल का, उस बच्चे ने उस टीचर की हत्या कर दी। उस बच्चे ने उस टीचर की हत्या कर दी कि ये तो मेरे बिलीव के आप बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हो। अब अगर भारत जैसे देश में अगर ये चीजें हो जाती तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कितना बड़ा बवाल हो जाता। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भाई अगर हम लोग, हमारे देश में तो पहले से ही ये चीजें है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना है। धर्म का सोसाइटी के किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। फ्रांस के संविधान में ये बात लिखी गई है। लेकिन जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का एग्जाम्पल लिया तो बच्चे की भावना इतनी ही तो प्रभावित होगी कि उसने उसका टीचर का ही मर्डर कर दिया। तो उसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिर कुछ अपने जो नियम है, जो लॉ है, उनको लेकर उन्होंने कुछ कानून चेंज किए कि भाई आप खुलकर किसी के बारे में बोल सकते हो, ठीक है ना, खुलकर किसी धर्म की आप आलोचना कर सकते हो। ये फ्रांस की सरकार की नीति रही है।
तो फ्रांस की सरकार ने फिर क्या किया कि पैगंबर मोहम्मद का एक पूरा का पूरा पोस्टर ही लगा दिया एक सरकारी बिल्डिंग पे, जो चार्ली हैब्दो में छपा था उस पत्रिका में। अब उसको लेकर वहां पर जो इस्लामिक लोग रहते हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनके बीच में विद्रोह पैदा हो गया कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। जब पैगंबर मोहम्मद को मना किया गया है कि वो आप उसको व्यक्ति के तौर पर नहीं दिखा सकते, तो आपको किसने राइट दिया दिखाने का। अब इसको लेकर आंदोलन चल पड़े। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति का यही है कि भाई हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि हम लोग पूरी की पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को देते हैं, हम किसी को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं पैदा करते, ठीक है ना। तो अब इन्हीं को लेकर अब क्या हुआ कि जो दूसरी कंट्री हैं, जो आप लोग देखिएगा ईसाईयत को मानने वाली कंट्री है, इस्लाम को मानने वाली कंट्री है, मिडिल ईस्ट वगैरह की जो कंट्री है, उन्होंने फ्रांस का बायकॉट करने का फैसला लिया कि फ्रांस से कोई भी सामान हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने देश में पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। तो इस तरह से ये सारा मामला शेप ले गया। मुद्दा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे थे। लेकिन एग्जाम्पल देने के मामले में भी अगर टॉलरेंस नहीं है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, वो वहां पर फ्रांस में अब आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोगों का इतना ही रहेगा, क्योंकि कास्ट ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग कल और भी करेंगे। अभी हम लोगों ने 2-3 ही इसके टॉपिक किए हैं, अभी इसमें और भी आएगा। अभी हम थोड़ा सा जीएस घुरे के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीएस घुरे का भी कोई ना कोई आलोचक होगा, कोई ना कोई इनको अपोज करेगा कि आप लोग जो कह रहे हो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और उसका नाम होगा एमएन श्रीनिवासन। एमएन श्रीनिवासन जी आएंगे, घुरे जी को अपोज करेंगे, अपनी कुछ बात बताएंगे। अगर आप लोगों ने घुरे और श्रीनिवासन को दोनों को पढ़ लिया है ना, मोटा मोटा भी पढ़ लिया, तो आपको कास्ट के बारे में कभी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे पेपर फर्स्ट में आए, एथिक्स में आए, सोशल जस्टिस में आए, कहीं भी क्वेश्चन आए, इवन सोशोलॉजी के मेंस में भी क्यों ना आ जाए, ऑप्शनल में, आपके पास इतने पॉइंट रहेंगे कि आपके दिमाग में कि हाँ हम लोगों ने घुरे को पढ़ लिया है, श्रीनिवास को पढ़ लिया है, अब हमें कास्ट को लेकर तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में कॉलोनियल व्यू को तो पूरी की पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से समझ लिया कि उन लोगों ने तो इस तरह से डेवलप किया कि भाई जाति व्यवस्था भारत के लिए एक अभिशाप है। लेकिन घुरे ने इसको गलत साबित किया। घुरे ने यह बताया कि भाई कास्ट सिस्टम को आप जिस एंगल से देख रहे हो वो एंगल ही गलत है आपका, तो आपको तो कमियां ही दिखेंगी, इसके बेनिफिट भी देखिए आप। तो उन्होंने फिर ये बताया। अब एमएन श्रीनिवासन इसको कहेंगे कि घुरे तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी पक्ष को लेकर बात करते हैं, घुरे के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो पूरी तरीके से इमेजिनेबल है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फिर श्रीनिवासन अपनी कुछ बात बताएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।